अगर आप सीयू इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हैं और इस वीडियो को बिना देखे जा रहे हैं तो आपके 5-10 नंबर जो हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको इस एग्ज़ाम से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जहाँ से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन वो सही होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने राइट सुना। मैं आपको वो टॉपिक्स करवाऊँगा जहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो डेफ़िनेटली आने वाले हैं। ये शुरू करते हैं सीयूईटी इकोनॉमिक्स का 2024 का पेपर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार सर आ गया हूँ 2024 के इस ईयर पेपर के साथ। चलिए शुरू करते हैं 2024 का सीयूईटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आप जब देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि डैश 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 डिपिक्ट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, एक्सेंट, एक्सपोस्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल। तो दोस्तों आपको पता है, जब हम केंजियन इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम केंजियन इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं और वहाँ हम पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम को, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, तो वहाँ हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एक्स एंड और एक पढ़ते हैं एक्स पोस्ट। एक्स एंड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड। और एक्स पोस्ट का मतलब होता है, वो होता है आपका व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। यानी कि आप ये डायग्राम देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं ये देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और यहाँ आप देखते हैं ये डिमांड। ठीक है, और ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं जिसको मैं येलो से दिखाने की, हाँ, ठीक है, और ये होता है आपका इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ आप एक्स एंड और एक्स पोस्ट को पढ़ते हैं और एक्स पोस्ट जो है उसका मतलब होता है व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, एक्स पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 एंड द इंक्रीज इनकम इज रुपी 800 crore in an economy, then find the value of change in the investment in the economy। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 5 जो है वो मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है आपका, और 800 करोड़ जो है इकोनॉमी में इनकम बढ़ चुकी है, इंक्रीज्ड है, ध्यान करना है। तो चेंज इन इनकम क्या होगा? तो आपको पता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो हम पढ़ते हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ए, है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला आप हमेशा देखते हैं। तो चेंज इन इनकम कितना है? 800 रुपये, है ना, 800 करोड़ रुपए। और चेंज इन ये कितना है आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे कि ठीक है नहीं पता तो क्या हो गया, आगे चलते हैं। ये इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी है? 5। तो उस वैल्यू को यहाँ हम पुट कर लेते हैं, 5 को पुट कर लेते हैं 5। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इधर हम कह सकते हैं कि 800 इज इक्वल टू 5 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि 800 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसको जब आप काटेंगे तो आएगा 160। यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ है रुपी 160 करोड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, है ना, ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द सीआरआर। तो दो प्रकार से जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है गवर्नमेंट, एक क्वांटिटेटिव टूल के द्वारा और एक क्वालिटेटिव टूल। तो जितने भी रेट्स हैं, चाहे वो सीआरआर का है, चाहे वो बीआर है, चाहे वो आरआर है, चाहे वो ट्रिपल आर है, चाहे वो एमसीएलआर है, ठीक है, चाहे वो एसएलआर है, जितने भी आर आप देखते हैं, जितने भी रेट आप देखते हैं, वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स से ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि क्वांटिटेटिव टूल जो है वो कंट्रोल करता है एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग सीआरआर। तो आप कहेंगे यस, सीआरआर को अगर ये बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि वो मनी सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, और
CRR को अगर वो कम करता है तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आपके पास ऐसा कोई भी फिनोमिना नहीं है, तो ये बी जो है आपका गलत हो जाता है। तो देख लीजिए जहाँ जहाँ बी है वो आपके गलत हो जाता है। तो ए में यहाँ आपको बी देखने को मिल रहा है, ये भी आपको बी देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ कट जाते हैं। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है, ए फॉल इन द बैंक रेट कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई, है ना। बैंक रेट अगर कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई जो है वो भी आपकी कम हो जाएगी नहीं। देखिए जब आप बैंक रेट की बात करते हैं तो हम बैंक रेट को समझते हैं। बैंक रेट एक ऐसी रेट होती है, एक ऐसी दर होती है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो हैं वो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं। जैसे एक किसान जो है वो किसी बैंक से लोन लेता है तो उसको ब्याज की दर लगती है कि 5% से उसको ब्याज की रेट पे उसको लोन मिले। ठीक है, तो 5% जो लोन का रेट है ना, वो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के तौर पे देखें, किसान को जो है वो कमर्शियल बैंक मान लें और जो बैंक है उसको हम आरबीआई मान लें, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक रेट हो जाएगा। यानी कि जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है और जिस रेट पे लोन लेता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो जब बैंक रेट कम होगा, ठीक है, जब बैंक रेट कम होगा तो जो बैंक्स हैं उनको लोन ज़्यादा मिलेगा। अगर उनको लोन ज़्यादा मिलेगा तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। तो यहाँ पर इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है आपका यहाँ गलत है। तो जहाँ पे सी ऑप्शन है ये देख लीजिए, ये सी यहाँ पर है, तो ये भी आपका जो है यहाँ रॉन्ग हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने 1, 2 और 3 ही ऑप्शन को रीड किया जिनमें बी और सी हमको रॉन्ग मिल गए। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, है ना। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के लिए जो सेविंग है वो ठीक हो सकती है, लेकिन एज ए होल जो है वो सेविंग ठीक नहीं है। इसको मैं दो फिनोमिना से आपको समझाऊंगा। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो सेव करता है तो इन फ्यूचर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या घर में कोई मैरिज फंक्शन है, एकदम से उसके जो है वो ज़्यादा पैसों का खर्चा आ जाता है, तो अपनी सेविंग से वो उसमें लगा सकता है। तो आप कहेंगे कि सर सही है, एक व्यक्ति के लिए जो है वो सेव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जब हम आय के सर्कुलर फ्लो को पढ़ते हैं तो वहाँ हम लीकेज पढ़ते हैं और लीकेज के अंदर हम सेविंग को पढ़ते हैं। तो वहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर सेविंग होगी तो जो अर्थव्यवस्था है उसका जो चक्कर है वो स्पीडली ना घूम करके वो डिप्रेशन की ओर चला जाए, यानी कि बूम की स्थिति में ना जा करके डिप्रेशन की ओर चला जाए। कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ने सेव किया, अगर उसने सेव किया तो यानी कि उतने पैसों की डिमांड कम हो गई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, टोटल में डिमांड क्या हो गई? कम। क्योंकि एक व्यक्ति के पैसे सेव करने से टोटल डिमांड पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक एक करके बहुत सारे व्यक्ति, यानी कि सारे ही व्यक्ति अगर सेव करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होने से जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड कम हुई, ठीक है, तो प्राइस जो है वो कम हुए। प्राइस कम होने से जो प्रॉफिट है वो कम हुआ। प्रॉफिट कम होने से, ठीक है ना, जो कंपनियां हैं वो क्लोज होने स्टार्ट हो गई। जब कंपनियां क्लोज हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपनियां बंद होगी तो उसमें काम करने वाले लोग जो है उनको बाहर निकालेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब कि जो उसमें काम लगे हुए थे उनकी इनकम क्या हो गई? उनकी इनकम कम हो गई। यानी कि इनकम कम हो गई तो वापिस से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई, वापिस से प्राइस कम हो गया, वापिस से प्रॉफिट कम हो गए, सो ऑन जो है वो डिप्रेशन की ओर इकोनॉमी चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अगर सेव करता है तो सही है, और सारे ही व्यक्ति अगर सेव करने लग जाएंगे तो टोटल में एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर जाएगी। एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से
प्रॉफिट गिर जाएगा और प्रॉफिट गिरने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेज होगा और इकोनॉमी रिसेशन की ओर चली जाएगी। यहाँ हम इसको ये देखना है कि इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज। अगर वो सारे के सारे सेव करेंगे, ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं, ठीक है ना। इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज, ये तो गलत हो गया। कहता है ऑप्शन नंबर 2 कहता है इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम दे स्पेंड, है ना, अगर वो खर्चे को बढ़ा देते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है कि सेविंग जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, अगर एमपीसी ज़्यादा है तो एमपीएस जो है वो कम होगा, ठीक है ना। इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज, ठीक है। अब देखिए कहता है इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, ठीक है ना, कि सारे के सारे जो है वो इनकम जो वो सेव कर रहे हैं उसको कम कर दें, यानी कि ऊपर वाली बात होगी कि स्पेंडिंग को बढ़ा दें, ठीक है ना, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल, है ना। लेकिन हमने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या पढ़ा है कि एक व्यक्ति सेव करे तो ठीक है, लेकिन सारे ही सेव करना शुरू कर दें तो इकोनॉमी डिप्रेशन में चले। कहते हैं फोर्थ क्या कहता है, कहते हैं इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रपोर्शन दे सेव, यानी कि देखो सारे ही लोग इकोनॉमी में अगर सेविंग को बढ़ा देंगे, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज। यस, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे ये करेक्ट हो रहा है, देखिए सभी ने सेविंग को बढ़ाया, सभी ने सेविंग को इंक्रीज किया, सेविंग इंक्रीज करने से क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, प्रॉफिट कम होने से क्या हुआ, कंपनियां जो है वो बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इनकम क्या हो गई, इनकम कम। तो अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम होगी तो वो सेविंग भी क्या होगी उसकी, कम होगी। यहाँ उन्होंने ये देखा है कि सारे बट सेविंग करेंगे, ठीक है, तो इनकम कम हो जाएगी और इनकम कम होने से जो सेविंग है वो टोटल में कम हो जाएगी। तो ये इन्होंने ये बात कही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कहता है बैंक रेट जो है वो, बैंक रेट, ठीक है ना, क्या कहता है, सिक्योरिटी आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रीपरचेज, ठीक है, मिनिमम रेट एट विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो बैंक रेट जो होता है वो मिनिमम रेट होता है जिसके ऊपर जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। तो ए के साथ में टू मिला लेंगे, ए के साथ में टू जब हम मिला लेंगे तो हमने देखा कि ये साथ में 1 है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए के साथ में 2 आएगा, हमको पता है बैंक रेट क्या होती है, ठीक है। तो ए के साथ में 2 है, ये ठीक हो सकता है, ए के साथ में 1 भी गलत हो गया, और ए के साथ में 3 तो ये भी गलत हो गया। यहीं से हमने ये देख लिया कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए अब बी जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ठीक है, हमें नहीं पता बी क्या होता है, लेकिन हमने देख लिया कि ए हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट, ए की ऑप्शन से हमने ये सारे ठीक, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि आप जो है वो पिनल इंटरेस्ट रेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि तीसरा ही है कि पिनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। अब देख लीजिए रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, जिसके अंदर आप सिक्योरिटी रख करके जो है आप लोन शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपका है। और रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है, यानी कि कमर्शियल बैंक से फंड ले लेता है, लोन की तो उसको क्या ही नीड है, ठीक है ना। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से फंड ले लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सेंट्रल बैंक बोरोज फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो ये आपका सही, तो यानी कि डी का 4, ठीक है, सी का 1, बी का 3 और ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने स्टार्टिंग में ये आंसर निकाल लिया था। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है उस तरीके से आप अपने को बचा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको ये ध्यान करना है जब भी नोट आए तो आप उसको अंडरलाइन करें, ठीक है, कि कौन सा नहीं है, ये जोर देना है नहीं के ऊपर, ठीक है। देखिए कहता है कि इट कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू डिफरेंट रेट्स। यस, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, है ना, CRR, SLR, MCLR, बैंक रेट BR, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना? इतनी सारी चीज़ें हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे रेट के द्वारा जो है ये क्वांटिटेटिव तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये तो सही है। ठीक है? दूसरा, इट एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, यस ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन टू द पीपल, नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है और बैंकों के लिए वो डिपॉजिट और लोन का काम करता है, ना कि लोगों के लिए। लोगों के लिए जो करते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ पर गलत है और हमें गलत ही बताना है, ठीक है ना? गलत ही बताना है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा राइट नहीं होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नॉट ए फंक्शन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है कि आर्टिकल 112 डील विद, है ना? तो आपको ये ध्यान करना है कि आर्टिकल 112 जो है वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है, ठीक है ना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब हम बजट पढ़ते हैं तो बजट के अंदर हम जो है कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं कि 246 में क्या है, आर्टिकल 112 में क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि आर्टिकल 112 जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो कहता है ऑल दोज एलिमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज, देखिए वो एलिमेंट जो लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं और एसेट को डिक्रीज करते हैं वो आपके क्या कहलाए, ये आप ये ध्यान करेंगे कि जो आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे और आपके एसेट को जो है वो डिक्रीज करेंगे वो आपकी कैपिटल रिसीट क्या होंगी, कैपिटल रिसीट होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो यहाँ करेक्ट हो जाता है, कैपिटल रिसीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ये ध्यान करना है, ये भी बजट से आया हुआ है, तो बजट का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से आइडिया हो, इसलिए मैं कहता हूँ मैंने बजट पे एक जो है वो वीडियो बनाया हुआ है करंट बजट पे, लेकिन एक बजट क्या होता है कैसे काम करता है उसकी वीडियो मैं यहाँ डालूंगा और उसको आप ध्यान से देखना, वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, है ना? आपको ये ध्यान करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप जब देखते हैं, ठीक है ना, तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है वो जो ट्रेड स्टार्ट हुआ वो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ, फिर बार्टर सिस्टम से जो है वो आप देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में आया, गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद में आप जो है वो देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद में आप देखते हैं कि स्मिथसनियन एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ डब्ल्यूटीओ का, ठीक है? तो यानी कि पहले जो आएगा वो आएगा आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, तो डी जो है वो पहले आएगा, आपको ये पता चल गया। जैसे आपको ये पता चल गया तो आपने एक और जो 4 नंबर के ऑप्शन उसको काट लिया, क्योंकि 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर डी जो है वो पहले आएगा, है ना? ये तो आपको पता ही है कि ब्रेटन वुड्स से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना? तो बी से पहले डी है, ठीक है? तो यहाँ आपको ये ध्यान है, यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये बी के बाद डी है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, यहाँ भी बी के बाद डी है ना? ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद में आएगा ब्रेटन वुड्स, ठीक है ना? ब्रेटन वुड्स, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड को ही शिफ्ट करके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हमने ली थी, तो ये एक नंबर पे आएगा और ये दूसरे, जैसे ही एक के बाद दूसरा हमें पता चलेगा, हमें आंसर आ गया, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, कहता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट when the price of domestic currency in terms of foreign currency increase it is called, ठीक है ना? कहता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो आपको ये ध्यान करना है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है उसमें हम ये कहते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेज, यानी कि मार्केट फोर्सेज यानी कि डिमांड ऑफ मनी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और सप्लाई ऑफ मनी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना? तो यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की जो मनी की डिमांड एंड सप्लाई है उनके द्वारा जो है आपकी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? जब गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है फिक्स्ड होता है, ये ध्यान करना दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना? जब फिक्स्ड होता है तो रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन
डिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, यानी कि और जब फ्लोटिंग होगा, फ्लोटिंग बोलिए या आप कहिए इसको फ्लेक्सिबल, तब जब होता है तब होता है एप्रिशिएट, एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। तो यहाँ आपको देखना है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये 3 और 4 नंबर तो कट ही गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, जब डोमेस्टिक करेंसी जो है, जब डोमेस्टिक करेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि इसकी जो है वो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। वैल्यू बढ़ गई किसकी, फॉरेन करेंसी के मुकाबले वैल्यू बढ़ने को क्या बोलेंगे, वैल्यू बढ़ गई तो बोलेंगे एप्रिशिएट, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है, एप्रिशिएट कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ फिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कहता है पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना, वो क्या होता है। ठीक है, तो पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि आप ये मान करके चलिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात, पैग्ड, है ना, फिक्स एक्सचेंज रेट की बात। मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब होता है जो इंडिया ने अडोप्ट कर रखा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने कौन सा एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लोटिंग, जो है वो फ्लोटिंग, फिक्स्ड, मैनेज्ड, कौन सा जो है वो कर रखा है। तो आप ये कहेंगे कि मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिया ने अडोप्ट कर रखा है, वो है। तो मैनेज का मतलब होता है कि है तो फ्लोटिंग लेकिन उसको गवर्नमेंट जो है वो मैनेज कर लेती है, फिक्स के जैसे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, क्लियर है। तो देखिए दूसरा कहता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, आपको पता ही है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है सेटिंग अप ऑफ आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो द थर्ड एलिमेंट इन बीओपी जो होता है वो आपको पता है कि 2 एलिमेंट आपके होते हैं। एक तो पहला आपका जो होता है, देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ, बीओपी में आप 3 एलिमेंट को पढ़ते हैं ना? एक आपका होता है ना, एक आप जो है वो बोलते हैं करंट अकाउंट, एक आप बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और इधर ही एक, इनको छोड़ करके आप बोलते हैं, एक को बोलते हैं आप अकोमोडेशन, एक को बोलते हैं आप ऑटोनोमस अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ तीसरा एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एरर एंड कमीशन ना, एरर एंड अमीशन अकाउंट आप बोलते हैं, जिसके अंदर जो इन दोनों के अंदर जो भी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को हम यहाँ पर मैनेज करें, है ना। तो इसमें जो तीसरा एलिमेंट होता है वो होता है एरर एंड अमिशंस, ठीक है। लेकिन पहला आपको पता है पैग्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि ये आपको मैंने अभी बताया कि उसको फिक्स्ड बोलते हैं। तो ए का 2 आएगा, तो ए का 2 जो है वो ए एक में भी है और 2 में, लेकिन 3 और 4 में नहीं, ये तो कट गए। अब हमारे चांसेस जो वो इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। अभी तक 25% चांस थे हमारे तुक्के लगने के, लेकिन अभी जो है वो 50% हो गए, 2 में से कोई एक है ना। तो तुक्के के थोड़े नज़दीक चले गए, है ना। तो आपको ये ध्यान करना। दूसरा देखिए, मैनेज का मतलब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट फ्लोटिंग को मैनेज करती है, फिक्स के जैसे इस्तेमाल करती है, तो हम बोलेंगे डर्टी फ्लोटिंग, क्या बोलेंगे, डर्टी फ्लोटिंग बोलेंगे। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दें। देखिए आपको ये पता है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को सेट किया है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए सी का 1, इन दोनों में से आपको देखना है ना, तो सी का, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीधा चल गया कि नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। तो अब देख लीजिए बी का क्या रहा है, ठीक है ना। तो फोर्थ का क्या आ रहा है, फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स वुड रिजल्ट इन, कहते हैं कैजुअलाइजेशन क्या कहता है, कहता है कि कैजुअलाइजेशन का मतलब जो है वो होता है, आप ये देख लीजिए कि वर्क फोर्स जो है वो कैसे काम करता है। तो कहते हैं कि डिक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स, नहीं, ये तो इंक्रीज करती है। कहते हैं इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स, यस, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, क्या कहता है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ना, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, पहले सबसे पहले वाला, फिर दूसरा, फिर अब जो सबसे आया वो सबसे, ठीक है ना। तो हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है ना,
तो आपको ये ध्यान करना है कि नेबेड जो है वो आपका आया था 1980, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान आप याद कीजिए, पहला प्लान आया 1951 टू 56, फिर आया आपका 56 टू 61, फिर आपके जो है वो 61 टू 60, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? दो के बाद में गैप तो नहीं आए थे, अभी 3 साल के गैप आते हैं, ठीक है। फिर 67 टू 69 जो है वो 3 साल के, ये ध्यान रखें। 61 टू 66 यह है 1982, यानी कि 5 ईयर प्लान आया आपका 1960, ठीक है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949। तो पहले तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा हुआ। FRBM एक्ट जो है हमें याद नहीं है, एक मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई जो है वो 1949, तो पहले डी आएगा, आपको पता चल गया इनसे, ठीक है ना। तो पहले जो आ रहा है वो आ रहा है डी, क्योंकि आप अगर इसको डाउट में हैं तो ये तो ऑप्शन में पहले, ये तो ऑप्शन नंबर 1 वैसे ही गलत हो गया, पहला डी है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान आ रहा है सी, ठीक है ना। तो यहाँ आपको पता है ए, तो यहाँ देखो ए तो पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया, तो हम डी सी ए और, ठीक है ना। FRBM एक्ट जो है वो आपको पता है, ठीक है, 1992 के नियर अबाउट आया था, ठीक है ना, FRBM एक्ट, ठीक है। तो 1982, और आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमने इसका आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमको सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन हम कैसे उसको डील करते हैं वो इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है implies that resources extraction is not above the rate of regeneration of resources and the wastage generated are within the assimilating capacity of the environment। ये देखिए implies that resource extraction, यानी कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको खर्च कर रहे हैं, है ना, इज नॉट अबव, यानी कि उसको हम खर्च कर रहे हैं रीजनरेट होने से ज़्यादा से, तो एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है क्या कि ऐसी वाले को हम क्या कहें, इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि एक्सट्रैक्शन जो है वो नॉट अबव द रीजनरेशन, यानी कि दोबारा से जो हमारा रिसोर्स बन रहा है उससे तेज गति से नहीं कर, यानी कि रीजनरेशन हमारा ज़्यादा है ना। यहाँ से ये निकल के आया रीजनरेशन जो है वो ग्रेटर देन एक्सट्रैक्शन है। इसका मतलब जो रिसोर्सेज है वो हमारे बन रहे हैं, ठीक है, और उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, वो गति जो है वो हमारी थोड़ी धीमी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैरी कर रहे हैं ना। यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वो 2, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। देखिए रीजनरेट, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि एक कोयला है और उस कोयले को मैं खर्च कर रहा हूँ एक दिन में, ठीक है, लेकिन वही कोयला जो है वो एक दिन में 2 बन रहे हैं, यानी कि कोयले बन रहे हैं 2, खर्च कर रहा हूँ मैं एक, तो यानी कि वो दोबारा से कोयला का जो भंडार है वो मेरा खत्म नहीं होगा, उसको हम कैरी कर रहे हैं यार, है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009 to make free education a fundamental right of all children in the age group of, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है कि एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स हम पढ़ते आए हैं, और हमने देखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो इंडिया है उसने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो लेकर के आए, और उसी के तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्कीम वो भी वहाँ पर चलाई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आप तो जो है नेक्स्ट पार्ट जल्द देगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।